ऑलराइट, सो हम लोग जो डिसऑर्डर आज पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी। ओके, इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन था इस प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन के अंदर, क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ओके, क्रॉनिक हाइपरटेंशन बेसिकली इट्स लाइक आपका जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ना होकर आपका प्रेगनेंसी से पहले से ही हाइपरटेंशन है। ओके, सो 20 वीक से पहले किसी को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है और 20 आफ्टर डिलीवरी के बाद 6 वीक्स के बाद भी उसे हाइपरटेंशन है, दैट इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन। उसका प्रेगनेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो हाइपरटेंशन उसको पहले से ही है। सेकेंड जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी दैट वाज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी 20 वीक से पहले उसे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का इशू नहीं था, बट आफ्टर 20 वीक्स उसे ये इशू देखने को मिला है। ओके, एंड इस इशू के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आफ्टर पिपीरियम ठीक हो जाएगा, 6 वीक्स के बाद वो ठीक हो जाएगी। ओके, सो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुई है, इसीलिए इसका नाम होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या फिर आप बोल सकते हो गैस्ट्रेशनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, थर्ड जो हमारा डेफिनेशन है दैट एडीमा, इसके अंदर जो आपका गैस्ट्रेशनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसमें आपको प्रोटीन्यूरिया देखने को नहीं मिलता है। सिंपली जो प्रेशर है वो 140 और आपका 90 mmHg आपको 2 टाइम देखने को मिला है पेशेंट का जो प्रेशर, जब आपने चेक किया तो आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स जो हैं वो 140/90 की आपको देखने को मिली, सिंपल। ओके, इसमें प्रोटीन्यूरिया का कोई लेना देना नहीं है, पिटिंग अडीमा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, ओके, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अडीमा, पिटिंग अडीमा, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज, ओके, प्रोटीन्यूरिया और साथ में बीपी जो ऊपर पड़ा आपने 140/90 ऐसा देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली नोन एज प्री एक्लम्पशिया। ओके, सो एक आपकी प्रेगनेंसी की स्टेज है जिसमें बीपी बढ़ रहा है, लेकिन अब ये बीपी पिटिंग अडीमा लेके आ रहा है। ओके, ये हाइपरटेंशन बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रही है। इस टाइप के हाइपरटेंशन को क्या बोल दिया जाता है, प्री एक्लम्पशिया, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एंड इसके बाद अगर ये प्री एक्लम्पशिया और कॉम्प्लिकेट हो जाए और साथ में न्यूरल नर्वस सिस्टम में चेंजेस लेकर आ जाता है, इसे बोल दिया जाता है वी कॉल इट एज अ एक्लम्पशिया। ओके, जिसके अंदर जो एक्लम्पशिया है उसका खुद का मतलब ही सीजर्स है, अगर आप पढ़ोगे इसको डिक्शनरी वगैरह में देखोगे इसका मतलब। सो प्री एक्लम्पशिया विद सीजर टू अ पेशेंट इज नोन एज एक्लम्पशिया। ओके, सो नाउ लेट्स सी, अगर हम एनक्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, अगर आप एनक्लेक्स के सॉन्डर्स वगैरह में आप देखोगे वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, किसकी जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल है, ब्लड वेसल्स की, यानी कि प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंट है उसमें जो ब्लड वेसल्स बनी थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनमें कुछ इशू है। ओके, सो आपका ब्लड वेसल्स ऑफ द प्लेसेंटा में कुछ जो है वो एबनॉर्मली कुछ इशू आ रहा है, ये लिखा हुआ है एक पॉइंट यहाँ पे। ट्रोफोब्लास्ट ही बोलते हैं ना इनको, सो ट्रोफोब्लास्ट में कुछ इशू है। नेक्स्ट लिखा है या तो मायोमेट्रियम से जो होती हुई जो ब्लड वेसल्स जा रही है, या तो उनमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस इशू। प्लेसेंटा को अगर ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो मदर से जो वो न्यूट्रिशन लेने जा रही थी, जो प्लेसेंटा का जो पोर्शन है वो एक्सचेंज नहीं हो पाया। उस एक्सचेंज ना होने की वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा क्या करेगा, रिलीज करेगा केमिकल्स को। ओके, और वो केमिकल्स अब मदर की बॉडी में जाकर क्या करने वाले हैं, एंडोथीलियल डैमेज। ओके, अब ये एंडोथीलियल डैमेज क्या है, अब सारी की सारी जो स्टोरी है वो यहाँ पे आके रुक जाती है। सो लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द प्लेसेंटा, जो कि बेसिकली आपके ट्रोफोब्लास्ट वगैरह हैं, और ये खराब होने, इनकी डेवलपमेंट अच्छा ना होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है जो प्लेसेंटा को जा रही है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल रिलीज करता है आपका प्लेसेंटा। ओके, और वो इन्फ्लेमेटरी सेल जो है वो क्या करेंगे, फर्दर मदर के सर्कुलेशन में जाके मदर के ही जो सेल्स हैं जिन्हें हम एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं उन सेल्स को डैमेज करेगा, और इसी डैमेज के बाद क्या होगा, मदर जो है वो अपना जो ब्लड वेसल का जो टोन है वो खो देगी और बीपी जो है वो राइज कर जाएगा। ओके, बिकॉज द इलास्टिसिटी जो टोनिसिटी है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ऐसा भी क्या एंडोथीलियल सेल्स ऐसा भी क्या करते हैं, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेंटेनेंस क्या है जिसके खराब होने से मदर प्री एक्लम्पशन में चली गई है। ओके, सो लेट्स स्टडी दैट थिंग। सो यहाँ पर आपको इसको पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि प्री एक्लम्पशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1,
मोर देन 140/90 mmHg का प्रेशर, 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स होने चाहिए आपके लगभग 5-6 घंटे के गैप के बाद। एक बार चेक किया 6 आवर के इंटरवल पे, दोबारा से चेक किया और आपने क्या नोट किया कि जो प्रेशर है वो 140/90 से ज़्यादा देखने को मिला है। एंड गाइस इनके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो बस आपने डाटा पढ़ना है, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि डिसऑर्डर किसके बारे में है। नेक्स्ट प्रोटीन्यूरिया, ओके। सो प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है, क्यों मिलता है पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, आपको लर्न कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब समझेंगे हम लोग। प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है जो कि डिपस्टिक में अगर आप करवाओगे तो 1+ से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, बेसिकली हमारे पास यूरिन स्ट्रिप्स होते हैं, ओके, डिपस्टिक बोलते हैं हम उन्हें, उनके अंदर रेजेंट्स होते हैं, ओके, स्ट्रिप्स होती हैं। और जैसे यूरिन सैंपल आप पेशेंट का लोगे, सैंपल लेने के बाद उसका जो क्राइटेरिया होता है वो कैसा रहता है, यू विल जस्ट आस्क फॉर द कंसेंट, ओके। आप कंसेंट वगैरह पेशेंट से लेते हो, देन आफ्टर आप पेशेंट को पूछते हो फ्लैंक पेन है, सिम्टम्स क्या है, कहाँ दर्द हो रहा है, यूरिनेशन कैसा है, क्या कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। एंड वंस आपने हिस्ट्री कलेक्ट कर ली पेशेंट की, उसके बाद आप पेशेंट का मिड स्ट्रीम यूरिन जो है वो कलेक्ट करवाते हो एक यूरिन कल्चर वाटर के अंदर, ओके। वो मिड स्ट्रीम यूरिन पेशेंट को सिखाया जाता है कैसे करना है, आपको मिड स्ट्रीम का लेना है, बीच वाला फर्स्ट को क्लीन करके, फर्स्ट को थोड़ा सा डिस्कार्ड करके, बाद में जो आपका यूरिन आएगा दैट विल बी योर मिड स्ट्रीम यूरिन, वो आपको उस बॉक्स के अंदर जो आपका कल्चर वाटर है उसमें डालना है। देन आफ्टर आप उस डिप स्टिक के बॉक्स को, जो कि ब्लैक कलर का होता है, लाइट सेंसिटिव होता है और एयर सेंसिटिव भी होता है, तो हमें उसे ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रखना होता है, ना ही जो बॉटल का जो कैप है वो क्लोज होना चाहिए, टाइट, एयर टाइट होना चाहिए। आप एक स्ट्रिप निकालते हैं, यूरिन के अंदर डालते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड उसको ड्राई होने के लिए आप रख देते हो साइड में, और फिर आप उसमें नोट करते हो। और जो बॉक्स था आपका उस पर भी अलग अलग कलर लिखे हुए होते हैं। अर्चना क्या आप एक बार ला सकते हो, उस रूम में है, ओके। सो व्हाट यू विल सी कि वो जो कलर्स हैं वो अलग अलग तरीके के कलर्स हैं, ऑलराइट। और अब आप जब उन कलर्स को मैच करते हो तो आप क्या देखते हो कि जो प्रोटीन का जो साइन है वो 1+ है, 2+ भी होता है, 4+ भी होता है, 5+ भी होता है, बट आप क्या देखते हो कि इट इज मोर देन 1+, जिसका मतलब क्या है महक, कि यूरिन के अंदर प्रोटीन पाई गई है, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव, अगर ये पॉजिटिव निकल के आ जाता है तो इसके बाद आप 24 आवर यूरिन सैंपल लेते हो, जिसमें आपको मॉर्निंग वाला यूरिन क्या करना है, काउंट नहीं करना है। यस, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली आप इसके अंदर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यूरिन स्ट्रिप, ओके, जस्ट लाइक अ बॉक्स, ऑलराइट। यहाँ पे प्लस 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 करके मेंशन किया गया है, ओके। तो इस तरीके की स्ट्रिप रहती है, ऑलराइट, इस तरीके की स्ट्रिप रहती है। यहाँ पे मेंशन किया गया होता है प्रोटीन कितना है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। नेगेटिव ट्रेस mg/dl 30 1+, 1 1++, 3 3+, एंड मोर देन 20+। तो गाइज इसकी जो रीडिंग है आप गूगल पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इसे हम यूरिन डिपस्टिक्स बोलते हैं, और इसकी जो रीडिंग है वो मोर देन 20 है, 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है और मोर देन 20 भी है। जैसे आपका जो यूरिन होता है वो प्रोटीन के लिए पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद आप 24 आवर यूरिन सैंपल लेते हो, ओके। 24 आवर यूरिन सैंपल लेने पर आपकी जो रीडिंग है उसमें आप 300 mg का जो है वो फाइंड आउट करते हो कंटेंट, ओके। या आप बोल सकते हो 0.3 mg/dl, ओके। ये आपको क्रेटिनिन और प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगा, ओके। सो 24 आवर यूरिन में भी आप क्या चेक कर रहे हो अर्चना, क्रेटिनिन एंड प्रोटीन, यानी कि कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड डाटा जो है वो चेक किया जा रहा है, यानी इसकी वजह से हमारी किडनी पे भी असर पड़ रहा है, डैमेज हो रही है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डीपली। द लास्ट थिंग इज ऑर्गन इंजरी, आपके बाकी के ऑर्गन भी इंजर हो रहे हैं, लीवर, ब्रेन, किडनी, तो किडनी का डाटा तो हमने देख ही लिया, पता चल ही चुका था हमें, बट ब्रेन और लीवर भी आपका क्या होता है, डैमेज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एंडोथेलियल सेल्स जो मदर के डैमेज हो रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा पैथोफिजियोलॉजी बन रहा है आपका, कि प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम है, और प्लेसेंटा में प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से आ नहीं पा रहा है, बिकॉज उसकी ब्लड वेसल्स ही थोड़ी सी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, अब नॉर्मल डेवलपमेंट हुई है। बिकॉज ऑफ दैट मदर से जो प्लेसेंटा में जो न्यूट्रिशन आ रहा था वो आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा ने कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, और वो केमिकल मदर के ब्लड में जाकर मदर की बॉडी में जाकर क्या कर रहे हैं, मदर के एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, ओके। सो ये सारी की सारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो नाउ लेट्स सी प्री-एक्लम्प्शिया। सो ऑलराइट, ओके, आपका रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, तो रिस्क देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लम्प्शिया और फैमिली हिस्ट्री, तो आप यहाँ पर पेशेंट की प्री एक्लम्प्शिया से रिलेटेड हिस्ट्री पूछते हो, ओके। फैमिली हिस्ट्री लेते हो कि भाई किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।
नेक्स्ट आता है फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इश्यू हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सच ना? ओके, ऑल राइट, लेट मी ऐड। ओके, ऑल राइट, या इट्स ओके। सो मैंने ऐड कर दिया जो लोग भी वेट कर रहे थे। हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लम्पशिया और फैमिली हिस्ट्री, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कैसा था, कैसी रही आपकी, वो सब डाटा आप लेंगे। सिग्निफिकेंट हेल्थ हिस्ट्री प्रायर टू प्रेगनेंसी, डायबिटीज तो नहीं है, ल्यूपस डिसऑर्डर तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज। और आपको शायद इन डिसऑर्डर्स को देख के ये फील हो रहा होगा कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये सारे कैसे आपके एक टाइप से आपकी ब्लड वेसल्स को टारगेट करने वाले हैं। ल्यूपस एंड आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि पूरी बॉडी में इफेक्ट करता है, हर जगह पे इम्यून कॉम्प्लेक्स सेंड करता है, चाहे वो आपका लीवर है, किडनी है, स्किन है। और आपके डायबिटीज़ में भी क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से थिकनेस, विस्कोसिटी आ जाती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव किडनी डिसीजेस, ये भी हो सकते हैं। ओबीस, या यस रंजना, आर यू इन क्लास? रंजना, क्या आप क्लास में हैं? परफेक्ट, ऑल राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी एक बार ऊपर का, ठीक है? आप यहाँ से देख लो, हमने ज़्यादा भी नहीं डिस्कस किया है। हैविंग मोर देन वन बेबी, या एक से ज़्यादा बेबी होना, या फिर एज लेस देन 18 और एडवांस मोर देन 35। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हम रिस्क देख रहे हैं कि कौन कौन सी फीमेल्स हैं जो रिस्क पे हैं। तो या तो जिनकी हिस्ट्री हो, नंबर वन, बहुत कॉमन सी बात है, या फिर वो ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, यानी कि ऑटो इम्यून से रिलेटेड या तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी के अंदर, या किडनी से रिलेटेड कुछ इशू है, या फिर उनकी उम्र या तो बहुत ही ज़्यादा कम है या तो बहुत ही ज़्यादा 35 से ज़्यादा है। तो ऐसी फीमेल जो रिस्क पे हैं, ओके। बट अब हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं एंडोथेलियम के बारे में कि वो कैसे कैसे। सो लेट्स सी, ऑल राइट। सो अभी हमने जितना भी डाटा पढ़ा अबाउट द प्री एक्लम्पशिया, सो बेसिकली दोबारा से आप एक बार देख लो, 3 फैक्टर्स हैं जो कि प्री एक्लम्पशिया लीड कर रहे हैं। नंबर 1, स्पाइरल आर्टरीज, ये आप लोग मुझे बताओगे, ओके, आई विल आस्क फ्रॉम ईच एंड वन, फिर मुझे बताना इसका मैं आंसर देना। सेकंड, प्लेसेंटा, एंड थर्ड, मॉम की बॉडी, ओके। ये 3 ही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्री एक्लम्पशिया का जो डिसऑर्डर है वो पूरा का पूरा जनरेट होता है। सो सिमरोज, क्या आप मुझे बता सकते हो स्पाइरल आर्टरीज आपने कहाँ पे पढ़ी? स्पाइरल आर्टरीज, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, ये तो बात आ गई नॉन प्रेग्नेंट वाली लेडी की। अगर वो प्रेग्नेंट है और बेबी अगर बॉडी उस वूम में है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? डेसिडुआ फंक्शनैलिस, ओके। सो ये जो स्पाइरल आर्टरीज जो हमारी डेसिडुआ फंक्शनैलिस में पाई जाती हैं, ये स्टार्टिंग में स्पाइरल थी क्योंकि नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में भी स्पाइरल थी, राइट, और वो शेडो हो जाती थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। लेकिन अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है प्रेगनेंसी, तो क्या होता है, हमारी बॉडी नेचुरली जो डायामीटर है उन स्पाइरल आर्टरीज का उनको इंक्रीज कर देती है, प्रोजेस्टेरोन डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे हार्मोन्स की मदद से जो हमारी स्पाइरल आर्टरीज होती हैं उनका डायामीटर क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इस डायामीटर के इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारे प्लेसेंटा को काफ़ी अच्छे से ब्लड जो है वो बॉडी बेबी को जाता है, ओके। सो दैट इज़ गुड थिंग। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर डेवलपमेंट ही प्लेसेंटा की अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स पोर हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा एस्चीमिया में चला जाता है, ओके। और एस्चीमिया में अगर प्लेसेंटा जा रहा है तो क्या होता है, वो रिलीज करता है ऐसे केमिकल्स को जो कि मदर की एंडोथेलियल सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। सो मैंने पैथोफिजियोलॉजी एक बार दोबारा आपको रिपीट कर दी है ताकि आप भूलो नहीं इसको, ओके। अब बिकम डैमेज, अब सारी की सारी बात किस पर आ जाती है, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। सो नाउ लेट्स स्टडी। सो बेसिकली जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये पूरी की पूरी बॉडी, हमारी मदर की, मदर जो प्रेग्नेंट है या फिर किसी भी इंसान की आप बात कर लो, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एंडोथेलियल लाइनिंग्स हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो ऑर्गन्स हैं। तो इनर लाइनिंग क्या है अर्चना, हमारी एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, ओके, लाइनिंग ऑफ द होल बॉडी ऑफ द मदर। अब क्या होता है, ये बेसिकली जो एंडोथेलियल जो सेल्स हैं इनका काम होता है कंट्रोल करना, ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करना, परमिबिलिटी को कंट्रोल करके रखना, यानी कुछ चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए। यू नो इट्स जस्ट लाइक अ पॉलिथीन, पॉलिथीन का काम करती है, जो चीज़ ब्लड वेसल के अंदर है वो ब्लड वेसल में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो एंडोथेलियल सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि एक ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करके रख रहे हैं ताकि कुछ चीज़ लीक ना करे बाहर। टोनिसिटी, किस कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, एंडोथेलियल सेल्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं।
सो कंट्रोल द टोन ऑफ द ब्लड वेसल। सो अगर ये ब्लड वेसल है तो इसके जो सेल्स है, जो एंडोथेलियल सेल्स है, अंदरूनी सेल्स, ये टोन मेंटेन कर रहे हैं, ओके, कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, और दूसरा परमेबिलिटी को भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि मुझे किस चीज़ को, सोडियम को कब बाहर भेजना है, फ्लूइड को कब बाहर भेजना है, कब मुझे प्रोटीन बाहर भेजनी है। सो गाइस, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट काम किसका, आपके एंडोथेलियल सेल्स का। और आपके प्री एक्लम्शिया में कुछ भी आपको याद ना रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियल सेल्स याद रखना है कि भाई एंडोथेलियल का प्रॉब्लम है, वो भी मदर के अंदर, सिंपल। सो गाइस, व्हाट इट विल हैपन, टोनसिटी चली जाएगी, परमेबिलिटी चली जाएगी, कंट्रोल कर रहा था पूरा का पूरा, पूरी की पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को एंडोथेलियल सेल्स कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वो अब कंट्रोल नहीं होता है और वेसोस्पाज्म विल अकर। अगर टोनिसिटी चली गई तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो डायलेट नहीं करेंगे, वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने आप को, और जिसकी वजह से क्या होता है, दो प्रॉब्लम निकल के आती है। एक तो लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, और आपको पता है लीकेज का प्रॉब्लम का मतलब है सीधा सीधा किडनी, जैसे आपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पढ़ा था, राइट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इनमें पढ़ा था कि किस प्रकार से नेफ्रोटिक होने से प्रोटीन्स बाहर आ जाते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है, और किस प्रकार से आपका अगर डैमेज हो जाए, आपके पोर्स डैमेज हो तो कैसे प्रॉब्लम आ सकता है। सो जो आपके जो ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी है वो गई, परमेबिलिटी जाने की वजह से यहाँ पे लीकेज स्टार्ट हो जाती है, ओके, एंड दिस लीकेज जो है वो प्रोटीन्स की होती है, ओके। तो प्रोटीन जो है वो आपका सेल से निकल, सॉरी, ब्लड वेसल से निकल निकल के कहाँ जाएगा, इंट्रासेलुलर के अंदर, ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आएगा, यानी अडीमा करेगा, फेशियल अडीमा करेगा, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आपको इस वजह से देखने को मिलेंगे। सो दे आर टू इश्यूज, नंबर वन इज लीकेज, जो कि प्रोटीन की वजह से होगा, तो बॉडी ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रही है, और ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन ना करने का मतलब साफ साफ क्या होता है कि बॉडी अपना जो ब्लड वेसल्स का जो इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड है वो निकल निकल के कहाँ जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, एडीमा, स्वेलिंग, ओके गाइस। तो जो पिटिंग एडीमा हमने सिम्टम पढ़ा, एडीमा सिम्टम पढ़ा, वो यहाँ से निकल कर आया है, ओके। सो लीकेज हो रही है किस चीज़ की, प्रोटीन्स की, और भी बहुत सारी चीज़ों की होती है, बट हमें, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन्स, ओके। सो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी, नंबर वन, फेस एंड आईज का, एक्सट्रीमिटीज का क्या करेगी, स्वेलिंग, ओके, क्योंकि प्रोटीन्स कम हो चुके हैं ब्लड के अंदर, तो आप ये सब चीजें देखोगे। नंबर टू, पल्मोनरी, लंग्स में भी फ्लूइड इकट्ठा होगा, इसका मतलब अगर थोड़ा सा फ्लूइड एक्स्ट्रा देने पे पेशेंट सांस लेने की कंप्लेन करता है, अगर फ्लूइड ओवरलोड कर दो अगर आप पेशेंट का, यानी अगर 2 लीटर बोला और आपने 4 लीटर पेशेंट को फ्लूइड इन्फ्यूज कर दिया, पेशेंट विल स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, राइट। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स ही नहीं है, ब्लड वेसल्स में हाइड्रोस्टेटिक ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन ही नहीं हो रहा है, वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल में जा सकता है और पल्मोनरी इशू भी कर सकता है, ओके। सो फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द लंग्स। नेक्स्ट, वेट गेन होगा पेशेंट का, ओके, और पर वीक कितना गेन होता है, 2 LBS, मोर देन 2 LBS आपका हर हफ्ते वजन जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग दैट इज रिलेटेड टू दी टोन, टोन के बारे में पढ़ते हैं। तो टोन में क्या क्या इशू आते हैं, तो जैसे ही टोन इसकी डैमेज हो गई, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज कर गए, तो क्या होता है, हाइपरटेंशन पेशेंट को देखने को मिलेगा। वाई, बिकॉज जो एक टोनिसिटी थी रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो चली जाती है, तो वेसोस्पाज्म में हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो वेसोस्पाज्म में चले जाते हैं, क्योंकि जो उनको खींच के रख रहा था वो तो डैमेज हो गए, तो उनकी स्पाज्म हो जाएगा, ओके। और आपको पता है जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है बॉडी के अंदर, हमेशा हमारी बॉडी सिंपैथेटिक सिस्टम में भी किस में चली जाती है, स्पाज्म में, राइट, वेसोकंस्ट्रिक्शन। सो हाइपर टेंशन देखने को मदर को इसलिए मिलता है प्री एक्लम्शिया में, ओके। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल डैमेज आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रहे हैं। और प्रोटीन यूरिया, अगर आपके प्रोटीन्स यूरिन से फ्लश आउट होना स्टार्ट हो, क्योंकि बॉडी में यहाँ वहाँ लीकेज हो रही है, राइट, तो किडनी में भी हमारा एफ्रेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं। सो बेसिकली एफ्रेंट और ईफ्रेंट और पूरी की पूरी किडनी के पीसीटी वगैरह, वहाँ पे भी क्या हो रही है, लीकेज, ओके। सो किडनी भी यहाँ पे काम जो है वो अच्छे से नहीं करेगी, और आप सब लोगों को हमने किडनी वाले चैप्टर में साफ साफ पढ़ा है कि जब भी किडनी को डैमेज होता है या कुछ भी एक्यूट किडनी इंजरी होती है, तो आप क्या चीजें देखते हो, क्रेट देखते हो, बढ़ा हुआ होता है ब्लड के अंदर, यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ होता है, और यूरिन आउटपुट क्या हो जाती है, लो। तो अगर किसी ने लेक्चर पढ़ रखा है बट लेकिन ध्यान नहीं आया, तो प्लीज एक बार दोबारा आप देख लेना, एक्यूट किडनी इंजरी ही, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना, तो इसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। किडनी इज नॉट रेगुलेटिंग, किडनी काम नहीं कर रही है कुछ टाइम से,
कुछ टाइम में, जिसकी वजह से आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। और गाइज ये यूरिन के बाहर की बात नहीं हो रही है, बॉडी के अंदर, ओके, बिकॉज किडनी इज नॉट रेगुलेटिंग, किडनी फिल्टर नहीं कर रही है। क्रेट बढ़ रहा है, BUN भी बढ़ेगा और आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा और आपका यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि किडनी एक्यूट कंडीशन में काम नहीं कर रही है। वाई? बिकॉज ऑफ डैमेज। ये जो एंडोथेलियल डैमेज है ये पूरी बॉडी में हो रहा है, लीवर में भी हो रहा है, किडनी में भी हो रहा है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है, डैमेज किसका, एंडोथेलियल का। वो सिर्फ ब्लड वेसल्स पे ही नहीं पाया जाता है, वो हर जगह है, लीवर में है, किडनी में है, ब्रेन में है, तो ये सेल्स हर जगह पाए जाते हैं, तो इन सब का डैमेज हो रहा है, इसीलिए ये देखने को मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओके। अब ब्रेन की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो CNS इरिटेबिलिटी, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे अफेक्ट होता है। लीवर अफेक्ट होता देख लिया, लीवर नहीं देखा अभी, वी विल सी, लेकिन किडनी देख लिया, ब्लड वेसल्स देख लिए। अब बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑलराइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक होगा, पेशेंट विल कंप्लेन फॉर हेडेक बिकॉज फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है। विजन चेंजेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक्चुअली आपको क्या ध्यान रखना है कि प्री एक्लम्पशिया में हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो रही है, यानी जो रिफ्लेक्सेस हैं आपके वो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, ओके। तो आप इनको शांत करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हो और मैग्नीशियम सल्फेट से ये बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो दैट इज अ लिंक बिटवीन ऑल दैट स्टफ। तो नंबर 1, इस कंडीशन में आपके जो CNS है वो इरिटेट हो रहा है और रिफ्लेक्सेस हाइपर हो जाएंगे, ओके। इनको कम करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से वो बिल्कुल गायब भी हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें समझ नहीं आता मैग्नीशियम से बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, ओके। सो प्री एक्लम्पशिया के अंदर आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो हाइपर हो जाते हैं, 4+, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, आपके हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, ओके। लुक फॉर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स कौन से हैं, आपका पटेला हो गया, इसको बाइक करोगे इस तरीके से फ्लिक करेंगे आपके जो फीट होंगे, ओके। सो आप देखोगे कि हाइपर रिफ्लेक्स हो रहा है, जो भी रिफ्लेक्सेस आपके वो हाइपर में चले जाते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब हम देखेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं उनको, लेकिन आपको यहाँ तक क्या ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्सेस हाइपर में जाते हैं, मैग्नीशियम की वजह से नहीं जाते हैं, इस कंडीशन की वजह से जा रहे हैं। मैग्नीशियम तो मदद करेगा इनको कम करने के लिए। सो ये रहा एक पॉइंट, और वो भी 4+, ओके। नाउ नेक्स्ट, और क्या क्या चेंजेस प्रॉब्लम आप देखोगे, एब्डोमिनल पेन, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन होगा। लीवर एंजाइम्स, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो हमारा लीवर के बारे में है। लीवर के जो एंजाइम्स है वो क्या कर जाते हैं अर्चना, इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीज ALT एंड AST, ओके। तो ये एंजाइम्स आपको बढ़े हुए पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा इम्यून सिस्टम का, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा एक्टिवेट जब भी होता है तो हमारे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो कंडीशन को सही नहीं और भी खराब कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है, बॉडी को लगता है अरे एंडोथेलियल डैमेज हो रहा है, चलो चलो हेल्प करते हैं, और उस हेल्प करने के चक्कर में वहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स चले जाते हैं बचाने के लिए, ओके। आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, यानी आपके पहले सबसे पहले B लिम्फोसाइट्स, फिर T लिम्फोसाइट्स, फिर साइटोकाइनिन्स, आपके इंटरल्यूकिन्स, ये सब एक्टिवेट होते हैं और मदद करते हैं कि एंडोथेलियल को बचा सके। लेकिन आपका जो एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने की वजह से आपके प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके एग्रीगेट करते हैं और वो जो बचा कुचा जो ब्लड फ्लो था उसको भी स्वाहा कर देते हैं, ओके। सो प्लस प्लेटलेट विल ट्राई टू हेल्प, प्लेटलेट मदद करेंगे, ओके। जस्ट लेट मी, आई होप इट इज क्लियर नाउ, या। सो प्लेटलेट विल ट्राई टू हेल्प, लेकिन ये ब्लड फ्लो को क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, ओके। तो इम्यून सिस्टम भी प्रॉब्लम में गया, लीवर भी प्रॉब्लम में गया, किडनी भी प्रॉब्लम में गई, ब्लड वेसल्स भी प्रॉब्लम में गए, और या इसके बाद इम्यून सिस्टम के बाद आपको कॉम्प्लिकेशन के तौर पे DIC देखने को मिलेगी। लेकिन आपका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम, लीवर, किडनी, ब्लड वेसल्स, ये 4 ऑर्गन्स आपके सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं और इसी को हम हेल्प सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ऑलराइट, सो इट विल ड्रॉ प्लेटलेट, जिसकी अगर सारे के सारे प्लेटलेट्स एक जगह एग्रीगेट हो ही जा रहे हैं तो आपका एक पॉइंट आता है कि जो प्लेटलेट क्या कर जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ओके। एंड वंस the platelet count is lower, patient will go into DIC। ये तो कॉम्प्लिकेशन है, जब भी आपकी बॉडी में कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन या कभी भी कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है बॉडी, तो प्लेटलेट कम होने के बाद यही स्टेज आती है DIC, ओके।
डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जिसमें आपकी बॉडी में छोटे 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 पटाखे, और यू नो व्हाट, मैंने बताया था शायद आपको पहले भी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महंगा इंजेक्शन 99,000 समथिंग का इंजेक्शन दिया जाता है, कोगुलेशन फैक्टर होता है वो, और वो बिल्कुल लास्ट अंत में दिया जाता है जब चांसेस है कि पेशेंट अब बचेगा ही नहीं। ओके, सो DIC इज जस्ट अ कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, नॉट क्रॉनिक एक्यूट भी हो सकती है बट कॉम्प्लिकेशन। ओके, ऑल राइट, तो हमने क्या देखा, ब्लड वेसल्स, हमने देखे लीवर, हमने देखा किडनी, और हमने देखा इम्यून सिस्टम। इसी से ही आपका हेल्प बनता है। सो H से हीमोलाइसिस, किसकी ब्रेकडाउन हो रही है, आरबीसीज की, और देन आफ्टर एलिवेटेड आपके क्या हो रहे हैं, लीवर एंजाइम्स, आपके जो लीवर के जो एंजाइम्स है ALT AST वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनमें भी डैमेज आ रहा है। और आपने पढ़ा होगा पेनक्रेटाइटिस, ओके, लीवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में भी लीवर एंजाइम्स करते शुरुआत में इंक्रीज होते हैं, ओके, मैनेज करने के लिए। एंड देन आफ्टर प्लेटलेट क्या हो गया आपका, लोअर डाउन, दिस इज ऑल्सो नोन एज हेल्प सिंड्रोम, यानी कि हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आप भूल जाओगे, ये उल्टा कर दोगे आप इसको, I'm damn sure, आप इसको बना दोगे हाई और इसको कर दोगे लो। तो यहाँ पे हाँ ऐसा होता है, इट्स नेचुरल। तो आपने इसमें कैसे ध्यान में रखना है, जो आपका L है उसका मतलब होता है लो, L, यहाँ पे EL है तो ये एलिवेटेड है, इसीलिए हेल्प बना हुआ यहाँ पे। ओके, तो हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट काउंट। ओके, भूलोगे तो नहीं ना, ऑल गुड। ओके, अब आपके पास थोड़ा थोड़ा सा डाटा है, वो बस आपको मेन जो आपका डिसऑर्डर जो आपके मुझे दिमाग में डालना था, पैथोफिजियोलॉजी, वो हमने सक्सेसफुली कर लिए। किसी को कोई डाउट, रंजना कोई डाउट है आपको, रंजना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, जैसे क्लास हमारा ओवर हो जाएगा आई विल वन मोर टाइम आपके लिए कैप्चुलाइज कर दूंगी। ओके, किसी और को डाउट, जूही, ज्योति, सिमरोज, महक, किसी और को कुछ प्रॉब्लम? ऑल गुड, परफेक्ट। चलो अब हम आगे ना कुछ मैं बस आपको डाटा देती जाऊंगी अब, ओके, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सो यहाँ पे बेसिकली है हाइपरटेंशन, सबको क्लियर है, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो रंजना प्लीज आप थोड़ा सा नोट करना जो चीजें मैं बोल रही हूँ, है ना। हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, लीकेज फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स, वी नो दैट, क्यों लीकेज हो रही है हमें पता है, हमें बहुत इजीली पता चल चुका प्रोटीनूरिया क्यों है, वी आर क्लियर विद दिस स्टफ। ब्लड वेसल्स इन ब्रेन डैमेज, पता है हमें ब्लड वेसल्स में क्यों डैमेज हो रहा है, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स जो आपके ब्रेन के उनमें भी डैमेज देखने को मिल रहा है। लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, मालूम है, बिकॉज लीवर भी क्या जा रहा है, डिसफंक्शन में है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है शुरुआती टर्म में, अर्चना अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग में जो एंजाइम होते हैं वो इंक्रीज करता है, बाद में वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं। ओके, तो एक्यूट कंडीशन इंक्रीज एंजाइम्स, ब्लड वेसल, ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इनका कुछ ना लाइक बहुत डीप नॉलेज नहीं होता है, बस हमें दिमाग में डाल के रखने हैं, क्योंकि ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें आसानी हो जाए। ब्लड वेसल्स डैमेज, सेम, एंडोथेलियल सेल डैमेज, दे रिलीज ओन क्लोटिंग फैक्टर्स, अपने खुद के क्लोटिंग फैक्टर रिलीज कर रहे हैं, ओके, और कॉम्प्लिकेट करेंगे, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेंगे और कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस, वी नो दैट BP 140 से ज़्यादा, सिम्टम सारे के सारे लीवर के, किडनी के, ब्लड वेसल्स के, नर्वस सिस्टम के, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होगा और प्लेटलेट क्या होंगे, कम होंगे। ये डाटा है किसी दूसरी बुक का, ओके, तो मैंने सिंक्रनाइज करके रख रखा है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, अब्राप्शो प्लेसेंटा, लीवर हेमाटोमा, इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग एंड स्ट्रोक, ये सारे के सारी क्या है अर्चना, कॉम्प्लिकेशंस। ओके, अगर ठीक नहीं हुआ गाइस, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारा प्री एक्लम्शिया, अगर आपको लग रहा है कि वो 34-36 वीक्स हो चुके हैं, डिलीवर कर दिया जाता है बेबी। ओके, हाँ, अगर काफ़ी कम है और फिर भी लग रहा है कि मदर प्रॉब्लम है, तब भी डिलीवर कर देते हैं। लेकिन प्री एक्लम्शिया एक ऐसी स्टेज है जिसका कारण कौन है, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा को रिमूव करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए बेबी को एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करना जो यहाँ की प्रायोरिटी मैनेजमेंट बन जाती है। ओके, अगर ऐसा हो तो। अब बात करते हैं हम लोग कुछ रोल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री एक्लम्शिया से आप ध्यान में रख सकते हो, प्री एक्लम्शिया तो इसी से ही हम करेंगे, ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट रिवाइज करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीनूरिया मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली बिकॉज प्री एक्लम्शिया के अंदर हमारा प्रोटीन ही है जो कि क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। ओके, लॉस हो रहा है, हमारी बॉडी से निकल रहा है। तो आपका डिपस्टिक कितना, 1 पॉजिटिव। ओके, डिपस्टिक कितना, 1 पॉजिटिव। नेक्स्ट, मोर देन 300 mg, कब, यूरिन में, कौन से वाले में, 24 आवर यूरिन में आपको 300 mg से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको ग्राम में भी लिखा होता है, 0.3 ग्राम।
ओके कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ग्राम में लिखकर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, 0.3 ग्राम, और दिमाग में तो 300 mg है ना, तो स्ट्रेस में हमें लगता है 0.3 ग्राम, नहीं नहीं नहीं, बट 0.3 ग्राम सेम थिंग, 0.3 mg पर dl क्या क्रेट है हमारा, ओके क्रेट और इसकी रेशियो अगर मैं बोलूँ तो प्रोटीन की और क्रेट की रेशियो, ऑल राइट ओके। नेक्स्ट अदर प्रीनेटल लैब सीबीसी करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, लेकिन हमारा मेन डाटा क्या है कि लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, ओके एएलटी और एएसएलटी एंड एएलटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। प्रोटीन इन यूरिन द कंडीशन इज ऑफन साइन ऑफ किडनी डिसीज, कई बार लगता है कि किडनी का प्रॉब्लम है, लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, एंडोथीलियल यानी कि प्लेसेंटा का प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा एबनॉर्मल है इसी वजह से। तो क्या चीजें और साथ में आपको लीवर से डिस्टिंग्विश करेंगी, हेल्प, ओके किडनी में पूरा हेल्प नहीं होगा बट प्री एक्लम्पशिया में आपको पूरा हेल्प देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर, दैट इज रिफ्लेक्सेस, इसके बारे में मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, हमारी बॉडी के अंदर प्री एक्लम्पशिया के दौरान रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, 4+ हो जाते हैं, ओके सो सीएनएस स्ट्रेस्ड आउट, रिस्क फॉर सीजर्स, रिस्क सीजर वही तो है, रिफ्लेक्सेस हाई हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, असेस न्यूरोस्टेटस, विजन चेंजेस, हेडेक, ये सब करोगे और दोगे क्या बदले में, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके लेकिन हमें क्या नोट करनी है इसकी टॉक्सिसिटी, ओके तो इसका लेवल वगैरह क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है कि इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और टॉक्सिसिटी से क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, ओके सो ये एब्सेंट होना और मेजरली डिक्रीज होना, दैट इज अ टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो यूजुअली आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मली प्री एक्लम्पशिया में रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर मात्रा ज़्यादा दे दी गई है तो वो बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकते हैं, ओके तो रिमेंबर फॉर दैट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेल्युएट फॉर हाई ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली हमें बीपी पेशेंट का चेक करते रहना है, 140/90 इज द गैस्ट्रेशनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का बीपी, अगर आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स मिलते हैं, अगर सिर्फ यही दिख रहा है तो अर्चना दैट इज ओनली योर गैस्ट्रेशनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाँ अगर इसके साथ आपको प्रोटीन्यूरिया, आपको इसके साथ लीवर एंजाइम्स, नर्वस सिस्टम का भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, दैट इज प्री एक्लम्पशिया एक्सेप्ट सीजर्स, लेकिन अगर इन सब चीजों के साथ आपको सीजर भी देखने को मिल रहे हैं, दैट इज योर एक्लम्पशिया, ओके सो 2 सेपरेट रीडिंग, लगभग 4 से 6 घंटे के बीच की जो रीडिंग्स हैं, अगर उसमें आपको बीपी 2 बार देखने को मिलता है तो पेशेंट मदर इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लम्पशिया और एक्लम्पशिया जो भी आगे डायग्नोसिस होगा पेशेंट का। नेक्स्ट वी हैव एडीमा मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली एडीमा क्यों हो रहा है, या यू कैन गो, एडीमा का कारण क्या है, बिकॉज प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, उस लीकेज होने की वजह से बॉडी के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, एडीमा देखने को मिल जाता है। सो वॉच फॉर स्वेलिंग इन फेस, आईज एंड एक्सट्रीमिटीज, डेली वेट चेक करना है पेशेंट का, क्यों, क्योंकि हर हफ्ते पेशेंट का जो वेट है वो 2 LBS से ज्यादा हो रहा है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप चेक कर सकते हो पेशेंट सांस, क्यों, पल्मोनरी कॉज, राइट, हमने याद थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि पेशेंट की जो लंग्स हैं उसमें भी फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट किसे सफर कर सकता है, पल्मोनरी एडीमा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट पल्मोनरी एडीमा हो गया। नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट साइड लाइन, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है पेशेंट के लिए, हम ये पोजीशन देते हैं ताकि जो पेशेंट है वो सुपाइन हाइपोटेंशन में ना जाए, उसका जो इंफीरियर वीना कावा है वो कंप्रेस ना हो यूट्रस के वेट की वजह से, तो इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि प्लीज़ आप लेफ्ट साइड जो है वो लाई डाउन कर जाइए, ओके बिकॉज दिस इज माई राइट हैंड एंड माई इंफीरियर वीना कावा इज इन टुवर्ड्स माई राइट हैंड, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं लेफ्ट लेट रहा हूँ, और लेफ्ट मतलब इस तरफ लेटना है, मुझे इस तरफ राइट साइड नहीं लेटना है, तो मैं कौन सी पोजीशन रिकमेंड करूंगी, लेफ्ट साइड लाइन, बेड रेस्ट एंड फीटल मॉनिटरिंग हम पेशेंट की करते हैं, ओके अर्चना, सो यू कैन सी लेफ्ट लाइट पोजीशन लेनी है, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन, व्हाई, बिकॉज राइट साइड में हमारा इंफीरियर वेना कावा है, तो हम या सप्रेशन नहीं चाहिए हमें, सो वी वांट कि पेशेंट जो लेफ्ट साइड में लाई डाउन करे, सो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है असेस फॉर सीजर एक्टिविटी, यस
तो इस सीजर्स को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे नीचे, बट अभी आप बस एक बार देख लीजिए। रिस्क फॉर सीजर्स ड्यूरिंग आफ्टर लेबर, तो दौरान और आफ्टर लेबर हमें नोटिस करना है लगभग 48 घंटे, ओके, लगभग 48 आवर्स तक हमें पेशेंट को नोटिस करना पड़ता है। कई बार डिलीवरी के कुछ घंटों के बाद भी पेशेंट सीजर जो है पेशेंट को देखने में मिलते हैं पेशेंट के अंदर। सो ये जो सीजर्स है ना, ये एक अलग कैटेगरी आ जाता है इसके अंदर, एक्लम्शिया, वो हम अभी थोड़ी देर में मैनेजमेंट पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भाई सीजर भी कुछ ऐसा टर्म है जो फोकस करना है। पी से क्या था हमारे पास, प्रोटीन्यूरिया, ओके, देन आफ्टर आर से रिफ्लेक्सेस, ओके, ई से क्या था, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स या फिर फ्लूइड वगैरह इंक्रीज होना, आप एक बार दोबारा देख सकते हो। या एल से क्या है, लेफ्ट साइड होना, एडिमा, एडिमा मॉनिटरिंग, ओके, एडिमा वगैरह मॉनिटर करना। एंड देन आफ्टर आपका लेफ्ट साइड पोजीशन देना। इसके बाद आपको सीजर्स को देखना, एसेस द सीजर्स, ओके। सो एसेस फॉर सीजर्स एक्टिविटी, एक्लम्शिया जिसे हम बोल देते हैं, ओके। तो सीजर्स, एक्लम्शिया। रिस्क फॉर सीजर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेबर, प्री प्रोटोकॉल, असेस द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ध्यान से सुनना इस बात को, असेस डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस फॉर एंकल क्लोनस, यानी कि एंकल को हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, ओके, वी विल डू फ्लेक्शन और एंकल विल डू लाइक दिस, ओके, इस तरीके से वो फ्लिप करेगा, ऑलराइट। तो आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हो, बट मैंने आपको बता ही दिया है। जो एंकल होता है, एंकल क्लोनस का मतलब है आप जैसे पेशेंट को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हो, पेशेंट का एंकल को थोड़ा डू लाइक दिस, ओके। सो आप डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक करोगे और आप एंकल जो है वो क्लोनस के बारे में भी पेशेंट को चेक करोगे। और ये कहाँ चेक हो रहा है डाटा सारा का सारा, ब्रेन में। गाइस मैं दोबारा से एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, हमारा जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो दिमाग से रिलेटेड हैं और एक्लम्शिया भी किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। तो इन दोनों चीज़ों को आपको कनेक्ट करके रखना है, ओके। अगर सीजर्स, अगर आप सिर्फ प्री एक्लम्शिया में हो तो बीपी बढ़ेगा, किडनी प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन में प्रॉब्लम होगा, बट प्रॉब्लम आया नहीं है, यू आर जस्ट चेकिंग डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। लेकिन अगर पेशेंट एक्लम्शिया में है तो उसको सीजर ऑलरेडी आ चुका है, वो सीजर वाला ही है पेशेंट, इसीलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, एक्लम्शिया, ओके। सो इस कंडीशन, महक आर यू ऑलराइट? आप पानी पी लो प्लीज, इनको चेकअप करवाओ, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा क्या बताया, सब ठीक है? इन्फेक्शन एयर में है, ओके। हम एम्स गए थे आज, बताते तो हम आपको साथ में ले जाते। सर्वोदया, ओके ओके। रिस्क फॉर, मुझे बताना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। रिस्क फॉर सीजर्स ड्यूरिंग आफ्टर एंड लेबर, ये हो गया पर प्रोटोकॉल के हिसाब से, जिसके भी हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर कोई पेशेंट एक्लम्शिया में है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक किया जाएगा, आपके एंकल क्लोनस, ये सब हम डाटा जो है वो चेक करेंगे, ओके। हाइपर रिफ्लेक्सिया प्लस क्लोनस, इसका मतलब है हाई रिस्क फॉर सीजर्स। अगेन गाइस, किस पे रिस्क पे है, सीजर। क्या अभी सीजर आए हैं? नहीं आए हैं, लेकिन वो रिस्क पे है। तो जब मैं बोल रही हूँ रिस्क पे है तो वो प्री एक्लम्शिया में है, लेकिन जब उसको सीजर दिख रहे हैं दैट इज एक्लम्शिया, सिंपल, ओके। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आप ये सारा का सारा डाटा प्री एक्लम्शिया में भी चेक करते हो, क्योंकि चेक तो करना है ना कि कहीं चला ना जाए एक्लम्शिया में। एक्लम्शिया में आ गया मतलब सीजर आ चुका है पेशेंट को। अर्ली मे सी फेशियल ट्विचिंग, तो शुरुआत में जब आप देखोगे ये सब चीज़ें, एक्लम्शिया में पेशेंट जा रहा है तो आप क्या देखोगे, पेशेंट का फेशियल ट्विचिंग हो रहा होगा, ओके। चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस यानी एक्लम्शिया, ऑलराइट। तो ये है हमारा अर्ली डाटा, फॉलोड बाय फुल बॉडी टॉनिक, क्लॉनिक सीजर, सिंपल। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये अलग अलग टर्म्स हैं दोनों, और दोनों के टर्म में बस बहुत ही पतला सा लाइन का डिफरेंस है, और वो है सीजर, ओके ओके। नर्सिंग रोल क्या रहता है ड्यूरिंग सीजर, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो हैविंग सीजर, प्रिकॉशन इन प्लेस बिफोर हैंड, तो क्या होना चाहिए, स्टे विद पेशेंट एंड गेट हेल्प, नंबर 1 प्रायोरिटी दे रखी है। दिस इज कंप्लीटली एनक्लेक्स डाटा, ये एनक्लेक्स का लिखा हुआ डाटा है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट के साथ रहना है और मदद के लिए बोलना है, सेम लाइक इन सीपीआर। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं और कॉल फॉर हेल्प। तो उसी तरीके से आप पेशेंट के साथ रहोगे और हेल्प के लिए क्या करते हो, डिमांड करते हो, नंबर 1 थिंग यू विल डू। तो इसको नहीं कंफ्यूज करना है। नेक्स्ट, डोंट रीस्ट्रेन द पेशेंट, ये तो हमने पढ़ा है, चम्मच नहीं मुंह में डालना है, हाथ मुंह में नहीं डालना है, ये सब नहीं करना है, ओके। सो डोंट रीफ्रेन द पेशेंट, इट्स ओके, लेट इट बी, जो जैसा भी वो सामने आपके दिख रहा है, जैसा भी वो सीजर में है उसे वैसे रहने दीजिए, उससे छेड़खानी नहीं करनी है, छेड़खानी से पेशेंट और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। प्लेस पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पेशेंट को हम डाल देंगे बिकॉज वो प्रेग्नेंट भी है एंड वी रियली वांट कि वो लेफ्ट साइड में, ताकि वो ड्रूल हो जाए इजीली, कुछ भी जो भी सिक्रीशंस है
Yes, so to help prevent aspiration open airway, so we will put her on the left side, second third data. Okay. एंड ऑक्सीजन कितनी लगानी होती है? 8 से 10 लीटर की ऑक्सीजन जो है पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं. हाँ, अगर पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस है, बिल्कुल, तब हम लगाते हैं 15 लीटर्स. लेकिन अगर पेशेंट इस कंडीशन में है, सीजर्स में है, जहाँ पे वो सांस नहीं ले रहा होता, इट्स जस्ट लाइक वो सीजर में है और उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं है उस टाइम पे, राइट? तो हम कितना ऑक्सीजन लगाएंगे? 8 से 10 लीटर. दिस इज ऑल्सो एनलेक्स डाटा, सो डोंट कंफ्यूज. या ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है. ओके, आप ट्रस्ट कर सकते हो इस डाटे पे. मोनिटर बेबी, बच्चे को मोनिटर करेंगे, फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, सब कुछ आपको मालूम है क्या 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 होता है, आपको वो सब देखना है. सो टाइम सीजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें पता करना है कि कौन किस सीजर का कितना टाइम है, तो हमें डॉक्टर को ताकि जब डॉक्टर आए हम उसे बता सके 30 सेकेंड का था, मोर देन 30 था, टॉनिक था, क्लॉनिक था, कैसा है. तो वी विल नोटिस द टाइम एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीजर, सो दैट हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा टाइप का सीजर आया था. हम इसे पढ़ेंगे. हाँ, सीजर्स को हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी. ऑल राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी देर से बताती आ रही हूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है और सीजर में भी दिया जाता है. सो यानी प्री एक्लम्पशिया अगर किसी को है तो आंखें बंद कर कर आपको उसको मैग्नीशियम सल्फेट देना है. यू विल गिव टू प्रिवेंट एक्लम्पशिया. ओके, तो आप पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट दोगे ही दोगे. क्यों? क्योंकि वो प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी के लिए नोटिस करना है, लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए. ओके, सो अर्ली मे रिपोर्ट फीलिंग वार्म एंड नॉट फ्लशिंग, उसको गर्म सा महसूस हो रहा होगा. रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम, यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है. डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस मैंने बता दिए, गायब हो सकते हैं, चले जाएंगे या तो गायब हो जाएंगे. यूरिन आउटपुट लेस देन 30. ओके, इसमें आई स्टिल रिमेंबर एक क्वेश्चन आता है कि कितने mg से ज़्यादा देने से ये सब देखने को मिलता है, तो मैंने लिख रखा है, तो आई विल लेट यू नो. मुझे अभी इमीडिएटली तो याद नहीं. सो लेस देन 30 cc पर आवरली यूरिन आउटपुट आपकी नॉर्मल होती है. मोर देन 30, सॉरी, 30 और मोर 30, बट इफ इट इज लेस देन 30 cc पर आवरली, दैट इज ऑल्सो रेड फ्लैग. तो वो भी मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में आपको देखने को मिलेगा. मैग्नीशियम सल्फेट ईकेजी चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं. ओके, तो दोबारा से देख लीजिए प्लीज. मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है टू प्रिवेंट एक्लम्पशिया, टू प्रिवेंट सीजर्स. ओके, एंड यूजुअली इसकी टॉक्सिसिटी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है एज कम्पेयर टू देना. देना इज वेरी सिंपल, यू जस्ट वट एवर द डोज विल द प्रिस्क्राइबर विल प्रिस्क्राइब, वी विल गिव दैट. लेकिन अब उसको देने के बाद पेशेंट में क्या क्या देखने को मिल रहा है, बीइंग अ नर्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल आउट कि स्टार्टिंग में क्या क्या इशू है. तो क्या क्या इशू हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूरिनरी आउटपुट का कम होना, आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का चला ही जाना या फिर कम हो जाना. सब कुछ भूल जाना बट डीप टेंडन रिफ्लेक्स मत भूलना, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आता है. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन रिच. अब आप सोच रहे होंगे प्रोटीन तो ऑलरेडी लीक हो रही है, हम क्यों दे रहे हैं? हम यहाँ पे प्रोटीन देंगे पेशेंट को. वाई? बिकॉज बॉडी के अंदर जो इंट्रावास्कुलर है हमें उसको मेंटेन करके रखना है. ओके, सो और पेशेंट, हम चाहते हैं कि पेशेंट का एक बैलेंस मेंटेन रहे. ओवर प्रोटीन रिच नहीं देते, बट आप प्रोटीन रिच डाइट खाने के लिए तो दोगे, ताकि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो, यस बिल्कुल, सेल्स के अंदर जा रहा है, सेल से बाहर और ब्लड वेसल्स के बीच में है, लेकिन ब्लड में तो नहीं है ना, एंड वी वांट दैट, तो इसीलिए हम उसको डाइट में प्रोटीन देंगे. वॉच फॉर सॉल्ट. वाई? ये सच ना? ओके, एनी अदर? किडनी हाइपरटेंशन, किडनी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से हमें सोडियम ज़्यादा नहीं होने देना है, और डिल्यूजन हो रखा है तो कम भी नहीं होने देना है. तो वी हैव टू वॉच फॉर सॉल्ट. ओके, हम इसे ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है सीवियर कॉम्प्लिकेशन टू वॉच फॉर. अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हेल्थ, सिंपल. तो एक्ट से क्या देखोगे? हीमोलाइसिस, रप्चर ऑफ आरबीसी, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट. या ये सारा चीज आप क्या करोगे? नोट करोगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस है. प्री एक्लम्पशिया के अंदर आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए आपने ध्यान में रखना है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद पेशेंट किस में जाने वाला है? डीआईसी में जाने वाला है, फीटल डिस्ट्रेस में जाने वाला है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ एंड प्लेसेंटा अब्रप्शो एंड स्ट्रोक में जो है वो मदर और बेबी दोनों प्रॉब्लम में जा सकते हैं. यस, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? यस, एनीवन? ऑलराइट, ओके. नाउ हमारे पास अब आता है सेकंड लास्ट, इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग.
सिंपल, हमें पेशेंट का इनटेक और आउटपुट क्या करना है, मेजर करना है, क्योंकि पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, फ्लूइड एकम्युलेशन है, तो हमें चीज़ें ध्यान में रखकर मॉनिटर करना है। और 30 cc से ज़्यादा अगर उसका यूरिन आउटपुट है तब भी हमें मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर करके रखना है, बिकॉज विद दैट इज अवर टारगेट, इससे ज़्यादा तो होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो लास्ट वी हैव एंटी हाइपरटेंसिव्स। ये एंटी हाइपरटेंसिव में इसमें हमारा लेबेटोलोल और हाइड्रोलजीन, दो ड्रग्स बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं और प्रेगनेंसी के अंदर जिन्हें हम देते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव में आपके यूज्ड विद कॉशंस, क्योंकि इनके भी प्रॉब्लम्स हैं, आई विल लेट यू नो। क्योंकि अगर बीपी थोड़ा सा भी कम हो गया बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है हमारा, जो बेबी को न्यूट्रिशन ले रहा है, ये मेडिसिन वहाँ से क्रॉस कर कर बेबी को इफेक्ट कर सकती है, बच्चे के अंदर भी बीपी को लो कर सकती है। इसीलिए हमें इन्हें बहुत ही कॉशन के साथ जो है वो देना पड़ता है। नॉट फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ओके। बट इफ ब्लड प्रेशर इज टू लो कैन कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो टू बेबी, तो इसीलिए ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे बीपी लो हो जाएगा और ज़्यादा बीपी लो इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है बेबी को, इसीलिए। डियर स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अभी हम लोगों ने डाटा जो था मेन वो सारा डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा एक्लम्शिया के बारे में थोड़ी सी डीप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल डू एमसीक्यूज। ऑलराइट, तो बस आपने ध्यान से सुनना है, दैट्स इट। आपको बस रिलैक्स होकर, डाटा ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, अब हम बस उसे रिवाइज था करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्योर, डिलीवरी कर दीजिए, साफ साफ क्योर है इसका, डिलीवरी। प्लेसेंटा इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑल द डैमेज, इकलौता कारण जो इस टाइम प्रॉब्लम का है दैट इज योर प्लेसेंटा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेसेंटा को आउट यानी बेबी आउट, सिंपल डिलीवरी। मोर देन 37 वीक डिलीवरी तो कर ही देनी है, 37 के बाद तो वेट ही नहीं करना है। इन केस अगर 37 से लेस है तो यूजुअली ओनली डिलीवरी इफ द प्री एक्लम्शिया इज सिवियर। तो अगर उस टाइम पे भी प्री एक्लम्शिया सिवियर है तब भी हम लोग क्या कर देते हैं अर्चना, डिलीवरी कर देते हैं। मोस्ट कॉम्प्लिकेशन एक्लम्शिया, वेरी सिंपल, सबसे ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्लम्शिया। मदर सीजन में जा सकती है, जस्ट बिफोर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर 24 आवर मदर एक्लम्शिया में जा सकती है। मदर कभी भी एक्लम्शिया में जा सकती है अर्चना। तो बीइंग अ नर्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अर्ली साइन एंड सिम्टम को जल्दी से पता लगाना और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, ताकि वो लेडी प्री एक्लम्शिया से एक्लम्शिया में नहीं जाए। तो आपको क्या लगता है, अगर एनक्लेक्स नॉर्सेट ईएसआई क्वेश्चन डालेगा तो क्या डालेगा, इसी को डालेगा ना, कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें पता होनी चाहिए सिम्टम्स क्या हैं, और ताकि हम उस लेडी को बचा सके प्री एक्लम्शिया से एक्लम्शिया में ना जाने दें। ओके, सो एवरी वुमन विद प्री एक्लम्शिया को दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी लेडी है प्री एक्लम्शिया वाली, मैग्नीशियम सल्फेट दोगे ताकि उसको सीजर आए ही ना। प्रिवेंटिव तौर पे आप उसको ये मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो, क्योंकि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी है, तो आप इसीलिए पेशेंट को दे देते हो। लेबर के दौरान आपने मॉनिटर करना है, बीपी तो उसका आपने चेक करते ही रहना है, एवरी 15 to 20 मिनट्स आप बीपी जो है पेशेंट का चेक करोगे। और यहाँ पे ड्रग्स जो आपके सामने है दैट इज हाइड्रोजीन एंड लेबेटोलोल। ओके, सो एक तो ओल कैटेगरी की आ गई और एक जाइन कैटेगरी की आ गई, ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स। सो एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो आप प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं। इनको थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेते हैं। सो मैनेजमेंट में आप देख सकते हो, बेस्ट टाइम टू डायग्नोज प्री एक्लम्शिया, इस पेशेंट को पहले बोलिए आप सोइए आराम से, 12 घंटे की नींद लीजिए, उसके बाद आप क्या करोगे, मॉर्निंग में चेक करोगे कि पेशेंट को एडीमा तो नहीं है, पेशेंट का बीपी कैसा है, और कितने आवर इंटरवल पे चेक करोगे, 6 आवर। ओके, 4 to 6 आवर के इंटरवल पे आपने 2 बीपी के कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स लेने हैं, और पेशेंट को बोलना है कि 12 आवर आपको आराम से सोने के बाद आपने अपने फीट्स को चेक करना है, उनमें स्वेलिंग है कि नहीं है। ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं जो कि एनक्लेक्स के हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, मीन आर्टीरियल प्रेशर, वो भी चेक करेंगे। मीन आर्टीरियल प्रेशर हमें ये बताता है कि सेल का परफ्यूजन कैसा हो रहा है, सेल में जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई है, जो ब्लड जो जा रहा है पूरी ऑल ओवर बॉडी में, उसका स्टेटस क्या है। तो सेम फॉर्मूला, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इट शुड बी मोर देन 105। रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी, हिस्ट्री टेकिंग, यानी अगर ऑलरेडी हिस्ट्री है तो प्राइमरी ग्रेविडा कितने साल से कम, 18 साल से कम की है, और कोगुलेशन प्रॉब्लम है यानी ल्यूपस का प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज, एनी किडनी डिसऑर्डर, एनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये सारे मदर प्रॉब्लम में है। नॉर्मली हमारा जो कार्डिक आउटपुट होता है, जो बीपी होता है, ओके, वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से मतलब शुरुआत स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो प्रोजेस्टेरोन उसे कम करके रखता है और वेसल्स को क्या करता है, डायलेट। तो बीपी शुरुआत के टाइम पे लो होता है। ओके,
एंड देन आफ्टर स्लोली स्लोली बीपी इंक्रीज करेगा जब हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ता चला जाता है, तो धीरे धीरे, लेकिन नॉर्मली हमारा बीपी क्या रहता है, कम रहता है, ताकि आराम से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जाए और बेबी को भी आराम से ब्लड जो वो अच्छे से मिले। दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। एक और चीज़ क्या नॉर्मल होती है, बेबी जो है वो एंजियोटेंसिनेज रिलीज करता है और मदर एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करती है, ताकि इसका रास सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम, इसका रास सिस्टम एक्टिवेट को लो डाउन करने का काम, यानी दोनों आपस में क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, ताकि आपका बीपी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये दो नॉर्मली हो रहे हैं। लेकिन हमने प्री एक्लम्पशिया की पैथोलॉजी में क्या पढ़ा, या तो मदर में कुछ दिक्कत चल रही है या फिर बेबी के प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो भाई इशू है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ऑल राइट, अगर प्लेसेंटा में इशू होगा तो सिंपल सी बात है, आपका एंडोथीलियल जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे, जो कि मदर की बॉडी के हैं, आपका जीएफआर डैमेज होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, आपका ग्लोमेरुलस में डैमेज हो सकता है, प्रोटीन्यूरिया होगा जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड हो रखा है, जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी है, जो प्लेटलेट्स है वो जा जाके एग्रीगेट कर रहे हैं, क्योंकि एंडोथीलियल डैमेज है, सो वो भी जा जाके जो मदद करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होगा, कम हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। लीवर एंजाइम्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि लीवर जब भी शुरुआती टाइम पर डैमेज होता है तो वो हमेशा अपने एंजाइम को बढ़ाता है मैनेज करने के लिए। बेबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, पल्मोनरी एडिमा, वाई, बिकॉज जो एंडोथेलियल डैमेज हो रखा है वहाँ पे बेबी के जो लंग्स हैं, सॉरी मदर के जो लंग्स हैं वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो पल्मोनरी इशू भी आपको देखने को मिलेंगे। रेटिनल डैमेज, अगर बाय चांस मदर के अंदर बाय चांस जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करते करते अगर आईज में भी है तो आई में भी डैमेज करें, क्योंकि वहाँ पे भी सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका डिमिनिश यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल पेन मैंने आपको बता दी थी, सिम्टम था एब्डोमिनल पेन देखने को मिलती है। लीवर इज अफेक्टेड, योर बॉडी इज अफेक्टेड, सो यू पेशेंट विल बी इन पेन, इन डिस्कम्फर्ट। ब्लरी विजन, सेम, रेटिनल डैमेज है, पेशेंट ब्लरी विजन में जा सकता है, नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ब्राइट रेड कलर के कॉफी जो है वो साइन एक देखने को मिलता है मदर के अंदर, वॉमिट अगर करेगी वो तो। नेक्स्ट, अब डिस्टर्ब स्लीप, ओके, तो और अगर स्कोटोमास मतलब कि पैची विजन, अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, जितनी भी मैंने लिस्ट करी, अगर ये सारी चीज़ें मदर के अंदर देखने को मिल रही हैं गाइस, दैट इज़ अ अलार्मिंग साइन। अब आपको सतर्क हो जाना है। ओके, पेशेंट का बीपी 140/90 और आपको ये ऊपर के जितने भी सिम्टम अभी तक हमने पढ़े वो सारे सिम्टम अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप क्या हो जाते हो, यहाँ पे वार्न हो जाते हो। ओके, फिर उसके बाद आप डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर क्या करता है, दवाइयाँ लिख देता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लिख देता है, जिसमें से मिथाइल डोपा, लेबेटोलोल, हाइड्रोलाजिन, नेफेडेपिन, ये 4 ड्रग्स जो हैं वो लिखी जाती है टैबलेट फॉर्म में, आईवी नहीं, टैबलेट्स। तो इसका मतलब है लेबेटोलोल, हाइड्रोलाजिन हम आईवी तो देना ही है बट टैबलेट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। 250 mg से 500 mg दे सकते हो, 100 mg, 100 to 25, 100 to 20। ये क्वेश्चन एनक्लेक्स में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में या ईएसआई में पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो दे कैन आस्क पर्टिकुलर डोज कि भाई इसकी डोज बता दो क्या है। ओके, तो जो डोज है वो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दोनों की आपको याद रखनी है। ओके, लेबेटोलोल और हाइड्रोलाजिन की, और आपको एक चीज़ ये भी याद रखें कि मिथाइल डोपा देते हैं प्रीक्लम्पशन में टैबलेट की फॉर्म में। ओके, सो 250/500 जो है आप दोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर बीपी 140/90 था तो आपने टैबलेट की फॉर्म में दे दिया। ओके, इन केस ऑफ 120/50 था तो आपने टैबलेट की फॉर्म पे दे दिया। इन केस अगर ये आईवी है, आईवी बीपी 160/110 है, तब आप क्या करोगे, अगर पेशेंट का बीपी इतना ज़्यादा है, आप देते हो लेबेटोलोल एंड हाइड्रोलाजीन। गॉट माई पॉइंट गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सिमरोज, यस सिमरोज, ऑल क्लियर? ऑल राइट, सो लेबेटोलोल 10 to 20 mg। यस, वीडियो शो नहीं हो रहा है। अरे यार मेरी जिंदगी में मजाक हो चुकी है। नहीं नहीं, अभी जस्ट मेरे कान में भी हेडफोन्स की आवाज़ आई, तो